हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के सवाल देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सवाल नंबर 1 और दोस्तों ये हमारा मिसिंग नंबर पर आधारित सवाल, यानी इसके अंदर एक अंक है जो मिस है, यानी ये जो मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या है, ये यहाँ पर दी गई है और ये हमें ज्ञात करनी है। और ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें इसका पैटर्न देखना होगा कि संख्याएं किस पैटर्न पर लिखी जा रही है। जैसे हमें पैटर्न मालूम होगा तो हम आसान तरीके से ये जो लुप्त संख्या है ये ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं टॉप 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला सवाल है हमारा मिसिंग नंबर वाला सवाल, यानी इस सवाल के अंदर हमें एक संख्या, इसका पैटर्न दिया गया है संख्याओं का, जिसके अंदर 3 पंक्तियां हैं, 3 ही इसके अंदर स्तंभ है और इसके अंदर ये बीच वाली संख्या लुप्त संख्या है, यानी ये मिसिंग नंबर है और ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पैटर्न खोजना होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं इस 10 के साथ, तो 5 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो आता है 50। फिर इस 50 को गुणा करते हैं 3 के साथ, तो 5 दिए 15 यानी 150। तो दोस्तों, इन तीनों का आपस में गुणा किया तो आया हमारे पास 150। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों का गुणा देखते हैं, तो 5 का 6 के साथ गुणा, तो 6 पंजे 30, गुणा किया आया 30। अब इस 30 का गुणा 5 के साथ, तो 5 दिए 15 यानी 150। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का गुणा भी 150 आता है, इन तीनों संख्याओं का गुणा भी 150 आ रहा है, यानी हमें पैटर्न तो मालूम चल गया कि इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दो तो हमारा संख्या आ जाएगी 150। तो इसी प्रकार इनका भी 150 आया, इनका भी 150 है, तो इन तीनों संख्याओं का गुणा भी 150 आना चाहिए। तो इन तीनों का गुणा भी कितना आना चाहिए? 150। तो यहाँ पर 15 का गुणा इसके साथ, तो यहाँ पर तो संख्या नहीं है, ये तो हमें ज्ञात करनी है, तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क का निशान, और इसका गुणा 2 के साथ, और ये कितना आना चाहिए? 150 आना चाहिए। तो यहाँ पर 15 का गुणा 2 के साथ, तो 15 दुए 30 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर बच जाएगा, 30 गुणा में है तो 30 उस तरफ भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो 15/3 यानी 15 के अंदर 3 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5 दिए 15। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क का मान आ गया हमारे पास 5, यानी ये जो संख्या है, जो लुप्त संख्या है, ये आ गई दोस्तों हमारे पास 5। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। और दोस्तों 2 नंबर सवाल है कि एक 18 सेमी के ठोस घन से 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए गए तो कुल कितने घन बनेंगे? तो दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया है कि हमारे पास एक बड़ा सारा घन है जिसकी एक भुजा की लंबाई 18 सेमी है, और हम जानते हैं कि घन घन की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो इसके अंदर एक भुजा की लंबाई दी गई हमें 18 सेमी। तो दोस्तों, हमें बता, इसके अंदर आगे पूछा गया है कि इस 18 सेमी के ठोस घन से 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए गए तो उन घनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों, हमारे पास एक बड़ा घन 18 सेमी जिसकी भुजा की लंबाई 18 सेमी, और उस घन की सहायता से हमें 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाने हैं। तो अब हमें पूछा गया कि उन घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, करते हैं इस सवाल को हल। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए करते हैं इस सवाल को हल। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक 18 सेमी का बड़ा घन है जिस घन से छोटे छोटे घन बनाए गए हैं जिसकी भुजा 3 सेमी रखी गई है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जानते हैं कि और तो कुछ सेम नहीं होगा, लेकिन जो हमारा इन घनों का जो आयतन है वो जरूर सेम होगा, कि जो आयतन बड़े घन का होगा वही आयतन जो हमारे छोटे छोटे घन बनेंगे उन सभी घनों के योग जो कुल आयतन होगा उसके बराबर होगा। यानी हमारे जितने भी छोटे छोटे घन बनेंगे उनका जो सभी का जो कुल आयतन होगा वो इस बड़े घन वाले आयतन के बराबर होगा, क्योंकि हम इसी घन की सहायता से छोटे छोटे घन में बना रहे हैं। यानी बड़े वाले घन का आयतन बराबर होगा इन सभी घनों के आयतन के बराबर। और हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की पावर 3। और हमारे पास बड़े घन की भुजा 18 सेमी,
तो यहाँ पर बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 18, यानी इसे हम लिख सकते हैं, इसको हम 18 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा हमारे पास 18 सेमी, तो ये होगा 18 क्यूब, और 18 क्यूब को मैंने इस प्रकार लिख दिया, 18 इंटू 18 इंटू 18। तो ये तो होगा हमारे पास बड़े घन का आयतन, और ये बड़े घन का आयतन बराबर होगा सभी छोटे छोटे घनों के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर छोटे घन की भुजा कितनी है, तो छोटे घन की भुजा है 3, तो छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तो हो गया एक छोटे घन का आयतन। अब दोस्तों हमें ये तो पता नहीं है कि छोटे घन बनेंगे कितने, तो मैं एक बार मान लेता हूँ कि छोटे घन n बनेंगे, यानी हमारा जो 18 सेमी का जो घन है उससे हमने 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए, तो मान लिया कि हमने n घन बनाए। हमें ये तो पता नहीं है कि 5 घन बनेंगे या 6 घन बनेंगे या 7 बनेंगे, हमने एक बार मान लिया कि n घन बनेंगे, तो इसको मैंने गुणा कर दिया n से। n से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक घन का आयतन था, छोटे वाले घन का, तो हमें तो कुल घनों का आयतन देखना था, तो इसको मैंने n से गुणा कर दिया। तो अब यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि जो बड़े वाले घन एक घन का आयतन है वो छोटे छोटे जितने भी घन बनेंगे इस घन से उन सभी घनों के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये तुम्हारा n है, ये n यहाँ का यहाँ रह जाएगा, और ये हमारे 18 इंटू 18 इंटू 18 यहाँ के यहाँ रह जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये n के गुणा में है, तो इनको भेज देंगे इनके भाग में। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये n तो यहाँ पर रख दिया, और 3 इंटू 3 को 18 इंटू 18 इंटू 18 इनके भाग में भेज दिया। अब यहाँ पर 3 को 18 से काट देंगे, तो 6 3 18, इसी प्रकार 6 3 18 और 6 3 18। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास n बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 ये होगा हमारे पास दोस्तों 6 इंटू 6 इंटू 6 ये होता है दोस्तों 216। तो इस प्रकार n बराबर आ गया 216, और n क्या था यहाँ पर, n था हमारा घनों की संख्या, तो इस प्रकार 216 घन आ गए। यानी एक 18 सेमी के ठोस घन से हम 3 सेमी के कितने घन बना सकते हैं, 216 घन बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। और दोस्तों 3 नंबर सवाल है कि कौन सी आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। कि दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये जो आकृति है ये प्रश्न आकृति है, और ये जो सभी चारों आकृतियां हैं ये उत्तर आकृतियां हैं। ये दोस्तों हमारी उत्तर आकृतियां। अब हमें प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि कौन सी आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व विद्यमान है। यानी ये जो चारों आकृतियां हैं इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जो हमारी जो प्रश्न आकृति है इससे लगभग मैच करती है, तो वो आकृति में फाइंड करनी है। तो ये हमारी प्रश्न आकृति, ये हमारी उत्तर आकृतियाँ। अब दोस्तों इसमें से हम दो दो आकृतियाँ हैं ये छांटेंगे और यहाँ पर इनमें मैच करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं उठाता हूँ एरो का निशान और ये वृत्त। सबसे पहले तो एरो का निशान और ये वृत्त। अब देखते हैं कि इसके अंदर एरो का निशान है क्या, तो इसके अंदर एरो का निशान भी है और वृत्त का निशान भी है। इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर एरो का निशान भी है और वृत्त का भी है। फिर इसके बाद इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर एरो भी है और वृत्त भी है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर, तो इसके अंदर एरो भी है और वृत्त भी है। इसके बाद हम देखते हैं ये 3 लाइनें और ये गुणा का निशान। तो इसके अंदर देखते हैं दोस्तों ये जो 3 लाइनें हैं वो नहीं है, यानी ये पहली आकृति कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पर ये इससे मैच नहीं करती। इसके बाद इसके अंदर देखते हैं ये हमारी 3 लाइनें और ये गुणा का निशान, तो इसके अंदर भी 3 लाइनें नहीं है, तो ये भी यहाँ पर फेल हो चुकी है। इसके बाद इसके अंदर 3 लाइनें भी हैं और गुणा का निशान भी है। इसके बाद इसके अंदर देखते हैं तो 3 लाइनें भी है, गुणा का निशान भी है। इसके अंदर 3 लाइनें भी है और गुणा का निशान भी है। अब ये दोनों 2 आकृतियाँ बची हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिंबल, तो प्लस का निशान देखते हैं और ये इस आकृति वाला वर्ग देखते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि प्लस का निशान भी है और वैसा का वैसा वर्ग भी है। इसके अंदर दोस्तों देखते हैं कि प्लस का निशान नहीं है यहाँ पर इस आकृति के अंदर, तो ये आकृति यहाँ पर कट हो चुकी है, यानी ये आकृति प्रश्न आकृति से मैच नहीं करती है।
तो इस प्रकार ये आकृति बच गई। तो दोस्तों ये जो आकृति है ये हमारी प्रश्न आकृति से मैच करती है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर हमें दिया होगा कि ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आता है हमारा सवाल नंबर 4। तो दोस्तों 4 नंबर सवाल हमारा मिसिंग नंबर वाला सवाल। इसके अंदर कुछ इस प्रकार ये श्रेणियाँ दी गई है और यहाँ पर ये जो संख्या ये लुप्त संख्या है यानी मिसिंग नंबर है, ये दोस्तों में ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 व 6 को ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं, तो 5 और 6, तो 6 और 5 होता है दोस्तों हमारा 11। 6 और 5 होता है हमारा 11। इसके बाद इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 और 7, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 और 7 होता है हमारा 13। इसके बाद हम 7 व 8 को जोड़ते हैं तो ये होता है दोस्तों हमारा 7 और 8 15। और दोस्तों हम देखते हैं कि 5 व 6 को जोड़ते हैं तो 11, तो 11 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर वाली संख्या पर, यानी इन दोनों का जोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद इन दोनों का जोड़ 13 आता है तो 13 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद इन दोनों का जोड़ 15 आता है तो 15 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर पैटर्न ये है कि इन दोनों का जोड़ कर दो, ऊपर लिखा गया, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर लिखा गया, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर लिखा गया। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि 11 और 13, तो दोस्तों 11 और 13 होगा हमारा 24। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 24 आता है, तो इन दोनों का जोड़ ऊपर लिखा गया है। इसी प्रकार 13 और 15 का जोड़ होता है हमारा 28, तो 28 ऊपर लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा कि इन दोनों का जो योग होगा वो यहाँ पर आएगा, तो 24 और 28, 24 और 28 दोस्तों होता है हमारा 52। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 28 बराबर 52। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है, जो लुप्त संख्या है, वो दोस्तों आ गई हमारे पास 52। तो ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब आता है दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं अपना आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5 हल। तो दोस्तों 5 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ आरेख दिए गए हैं यहाँ पर, और इन आरेखों में पहचानना है कि कौन सा आरेख समाज, शिक्षक व छात्र के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समाज, शिक्षक व छात्र के बीच क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों शिक्षक व छात्र ये दोनों तो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों होते किसके अंदर है, ये दोनों होते हैं समाज के अंदर होते हैं। यानी शिक्षक भी समाज के अंदर होता है, छात्र भी समाज के अंदर होता है। यानी शिक्षक व छात्र तो दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन ये दोनों किसके अंदर होंगे, ये दोनों समाज के अंदर होंगे। तो हमें यहाँ पर इस पहले के अंदर हम देखते हैं कि ये जो छोटा वाला संख्या है ये इसके अंदर है और ये दोनों इसके अंदर है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि छात्र कभी भी शिक्षक के अंदर नहीं हो सकता और शिक्षक और समाज के अंदर है, इस प्रकार नहीं हो सकता। और इसके अंदर भी हम देखते हैं कि जब इस बड़े वाले को समाज मान लेते हैं तो यहाँ पर ये शिक्षक एक को शिक्षक मान लेते हैं, एक को छात्र मान लेते हैं। तो ये जो शिक्षक व छात्र दोनों है तो समाज के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर शिक्षक व छात्र दोनों को एक साथ किया गया है, लेकिन शिक्षक व छात्र दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी नहीं होगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि एक को शिक्षक मान लेते हैं, एक को छात्र मान लेते हैं, तो शिक्षक व छात्र दोनों अलग अलग है और इस बड़े वाले को समाज मान लेते हैं, तो शिक्षक व छात्र दोनों अलग अलग है और दोनों समाज के अंदर है। तो इस प्रकार ये आरेख इस संबंध की पुष्टि करता है। तो इस प्रकार ये होगा हमारा सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो ये होगा हमारा 5 नंबर सवाल। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे आज के 5 रीजनिंग के सवाल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।